हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर में जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इतिहास की आर्थिक व्याख्या, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा के अधिनायकत्व का युग, साम्यवादी युग, ये 6 युगों के बारे में पढ़ना था हमें। उसमें हमारा लास्ट चल रहा था सर्वहारा के अधिनायकत्व का युग, तो आज हम उसे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मार्क्स ने हर युग की शुरुआत से लेके अभी तक का साम्यवादी युग तक का बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किस युग में क्या समस्या रही, कौन कौन से वर्ग हुए, ये सारा विस्तार से उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में बताया है। पूंजीवादी युग के बाद में जो अगला युग आता है वो है सर्वहारा के अधिनायकत्व का युग। उसको आज हम देख लेते हैं। तो मार्क्स ने कहा था कि एक समय आएगा जब पूंजीवादी युग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा के शोषण पर आधारित है और जब यह शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है और मजदूर को अपना अस्तित्व ही खतरे में नज़र आता है तो वह इसके खिलाफ बगावत कर देता है और पूंजीपति वर्ग एवं उसके शासन को उखाड़ फेंकता है और इसी को क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के कारण श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देता है और सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, ऐसा उसका मानना है। इस अवस्था में बहुमत वाले श्रमिक वर्ग द्वारा पूंजीपति वर्ग के अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि जहाँ पे श्रमिकों का बहुमत होगा, यानी कि जहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक होगी, वहाँ पे पूंजीवादी वर्ग एकदम से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है और पूंजीवादी वर्ग जो होगा उसकी जड़ से समूल नाश हो जाएगा और सिर्फ मजदूर एकता रह जाएगी। मतलब दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये उसने नारा दिया था। और उसने ये कहा था कि एक समय आएगा जब पूंजीवादी वर्ग खत्म हो जाएगा और सर्वहारा का अधिनायकत्व युग स्थापित हो जाएगा। पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के बाद इतिहास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था आ जाएगी, जो ऐसी अवस्था होगी जिसमें ना राज्य होगा ना वर्ग होगा। इस अवस्था में एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्ग नहीं होगा, व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा और राज्य का लोप हो जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी के 2 लक्षण बताए हैं। यह समाज अंततोगत्वा राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन होगा। इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा, प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो। तो एक ऐसी शांतिमय व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जिसमें कोई राज्य नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे, प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, जितना उसमें सामर्थ्य है योग्यता है कार्य करेगा और उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। तो ये थी अंतिम अवस्था, होती साम्यवादी युग। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नए नियम जानने के लिए किया जाता है। प्रकृति के विकास के नियमों की तरह ही समाज के विकास में भी कुछ वैज्ञानिक नियम हैं। जब उत्पादकीय शक्तियों में परिवर्तन होता है तब उत्पादकीय संबंधों में भी परिवर्तन आ जाता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अनिवार्यता व्यक्त करता है। उत्पादन संबंधों तथा आर्थिक अवस्थाओं के आधार पर समाज के इतिहास को 5 मुख्य युगों में बांटा गया है, जो हमने भी पढ़ा। वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है और दास युग से लेकर सर्वहारा के अधिनायकवाद तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है। लेकिन साम्यवादी युग की स्थापना से वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त है।
प्रकृति के विकास के नियमों की तरह ही समाज के विकास में भी कुछ वैज्ञानिक नियम थे। मतलब ये सारा इसका निष्कर्ष है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का निष्कर्ष है। अब हम इसका आलोचनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल, कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में दिया है। नंबर 2 है आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। मतलब कि उसने जो भी अपनी जो भी उसने व्याख्या की है वो इतिहास को देख के की है। आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं, मतलब उसने अब तक की जो स्थिति थी उसको 5 वर्गों में बांट दिया है और उसी के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला। तो वो एक प्रकार से हम उसको उचित है ऐसा नहीं कह सकते। नेक्स्ट है धर्म की उपेक्षा। तो मार्क्स ने परिवर्तन लाने वाले तत्वों में धर्म जैसे तत्व की उपेक्षा की है, जबकि मानव इतिहास में धर्म एक प्रभावक तत्व रहा है। तो मार्क्स ने कभी भी धर्म का इसमें प्रयोग नहीं किया, जो कि सर्वथा गलत है। इतिहास की अवैज्ञानिक व्याख्या। तो मार्क्स ने इतिहास की वैज्ञानिक व तर्कसंगत व्याख्या नहीं की है। उसने अपने सिद्धांत को प्रमाणों से पुष्ट नहीं किया है। उसने इतिहास के वैज्ञानिक तर्कसंगत अनुशीलन से पूर्व ही हीगल द्वारा द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर कल्पना कर ली कि पूंजीवाद अपने विनाश की ओर उन्मुख है। उसने पूर्वाग्रहों से इतिहास का अध्ययन करके उनके नियम ढूंढने का प्रयत्न किया है, जो कि गलत है। इतिहास की धारा का साम्यवादी युग में आकर रुक जाना। मार्क्स ने क्या कहा कि जो साम्यवादी युग है वो वहाँ पे आके सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इतिहास की धारा जो शुरू से चल रही थी आदिम साम्यवादी युग से लेके आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंत युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा के अधिनायकत्व का युग और साम्यवादी युग, वहाँ आके सारा का सारा विकास रुक गया। इसको हम नहीं मान सकते, एक प्रकार से गलत है। इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से मार्क्स ने जो अपनी इतिहास की व्याख्या की है उसका हमने आलोचनात्मक अध्ययन किया है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या की कितनी ही कमियां निकाली जाए, परंतु यह तो सत्य है कि मार्क्स ने सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक कारकों पर बल देकर सामाजिक विज्ञान की महान सेवा की है। इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियां एकमात्र कारण चाहे न रही हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियों का योग सबसे ज़्यादा रहा है। इसके अतिरिक्त मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या के कारण अब इतिहास के अध्ययन की पद्धति और दृष्टिकोण विशाल हो गए हैं। यह इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्धांत है क्योंकि यह प्रतिपादित करता है कि आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा करके इतिहास का वास्तविक या वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत की आलोचकों को एंगल्स का यह कथन उपयुक्त उत्तर है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार इसमें अंतिम रूप से निर्णायक प्रभाव रखने वाला यंत्र है। मार्क्स ने और मैंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा है, किंतु जब कोई इसे विकृत करके यह कहता है कि आर्थिक तंत्र ही एकमात्र तंत्र है तो यह कथन निरर्थक और बेहुदा हो जाता है। मतलब